नमस्कार, मैं अनूप सर, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। आज मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और एसएससी और यूपी पीएससी और यूपी पीएससी और यूपीएससी है ना, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे जनसंख्या के सिद्धांत से और उसके बाद जनगणना पर। ठीक है, तो जनगणना भारत और यूपी दोनों का देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनसंख्या के सिद्धांत से। तो देखिए, जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या का जो सामान्यतः अर्थ होता है वह ये है कि किसी भी एक निश्चित भूभाग में, कोई भी एक क्षेत्र है, निश्चित भूभाग में निवास करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। एक निश्चित भूभाग में कितने लोग हैं, इनकी संख्या को ही क्या कहा जा रहा है, जनसंख्या कहा जा रहा है। अब जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या यानी कि ये है, इसके संदर्भ में यानी कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जनसंख्या के संदर्भ में संविधान में यानी कि कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया, तो आपने देखा होगा जो अनुसूचियां हैं, और इसमें जो 7वीं अनुसूची है जिसमें शक्तियों का विभाजन की बात किया गया, जिसमें केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो ये देखिए जनसंख्या किसका विषय है, जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यानी जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। अब हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना क्या होता है, तो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है, उस संख्या को हम लोग यानी क्या करेंगे, यहाँ पर गणना करना है। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इनके घनत्व के आधार पर, इनके लिंग के आधार पर, इनके यानी कि साक्षरता के आधार पर, यानी इनके व्यवसाय के आधार पर, इन सभी के बारे में आंकड़ों को एकत्रित करना और सांख्यिकीय विधि से प्रकाशित करना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। तो जनगणना का अर्थ है कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या धर्म, जाति, लिंग, घनत्व, व्यवसाय, इन सभी के आधार पर सांख्यिकीय विधि से आंकड़ों को एकत्रित करना और सांख्यिकीय विधि से क्या करना, प्रकाशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। जनगणना किसका विषय है, केंद्र का विषय है, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार इसको कराएगी। तो जनसंख्या और जनगणना दोनों में आप संबंध समझ गए होंगे, यानी कि इसके शब्दावली को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जनसंख्या के सिद्धांत की। तो देखिए, ये उस समय की स्थिति है जिस समय इंग्लैंड में परिस्थितियां कुछ विपरीत थी और उसके बाद कुछ परिस्थितियां अनुकूल थी। तो सबसे पहले जनसंख्या के संदर्भ में, समस्या के संदर्भ में किसी को कोई यानी कि ज्ञान नहीं था, और यानी कि माल्थस की अगर हम बात करें तो माल्थस जो है पहला ऐसा व्यक्ति था जो ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में जिसका जन्म हुआ, और वह एक इंग्लैंड के पादरी का संतान था। इसके पिता का नाम गाडविन था और वह एक आशावादी व्यक्ति थे। कौन, यानी गाडविन एक आशावादी व्यक्ति थे। और यानी जब माल्थस का जन्म हुआ तो माल्थस की बात करेंगे तो माल्थस एक निराशावादी व्यक्ति था। ठीक, और माल्थस के समय में यानी इंग्लैंड की परिस्थितियों की बात करेंगे तो इंग्लैंड की परिस्थितियां कुछ विपरीत थी, और यानी गॉडविन के समय इंग्लैंड की परिस्थितियां कुछ अनुकूल थी। गॉडविन के समय में 17वीं शताब्दी में, ये उस समय की बात है जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। उस समय राजा महाराजा आपस में युद्ध किया करते थे और उस समय कृषि के क्षेत्र में
यानी कि वृद्धिमान नियम लागू था। इंक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन अधिक होता था। लोगों के जीवित रहने के लिए क्या चाहिए था? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती थी। और इस समय जनसंख्या का बढ़ना किसी समस्या को उत्पन्न नहीं करता था। तो यहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ती थी तो ये किसी समस्या को क्या कर रही थी? प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ती थी युद्ध होता था। युद्ध में यानी कि जनसंख्या राजा के पास रहती थी, वहीं यानी कि क्या करती थी? राजा का सहयोग करती थी। खाने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती थी। राजा उनकी सुरक्षा और भोजन के लिए यानी व्यवस्था करता था। अब इंग्लैंड की परिस्थिति जब चेंज हो गई, यानी कि इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी आ गई और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो उसी समय माल्थस का जन्म हो गया। और माल्थस का जब जन्म हो गया तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो यहाँ पर कृषि में वृद्धिमान के जगह ह्रासमान नियम लागू हो गया। लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब केवल लोग खाद्य पदार्थों पर ही जीवित नहीं रहते थे, बल्कि अपना जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने की बात करते थे। अब यहाँ पर गॉडविन का ये विचार था कि जनसंख्या यानी चाहे जितना व्यक्ति बच्चे पैदा करे वो एक समस्या को उत्पन्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या राजा के साथ युद्ध में जाएगी और वो क्या हो जाता है? संतुलित जनसंख्या हो जाती है। लेकिन जब माल्थस आते हैं 18वीं शताब्दी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं और यहाँ पर युद्ध बंद हो जाते हैं माल्थस के समय। और जब युद्ध बंद हो जाते हैं तो गॉडविन का जो विचारधारा थी वो फैलती रही। अब यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी और जनसंख्या एक समस्या को उत्पन्न करने लगी। तब माल्थस ने अपने पिता का विरोध किया और गुप्त तरीके से कई लेख लिखे। और उसके बाद माल्थस ने 1803 में अपने पिता के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया और कहा कि जो गॉडविन यानी जो पिताजी का विचारधारा है वो गलत है, क्योंकि जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रही तो इससे भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तब गॉड एंड माल्थस ने पूरे यूरोप का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पर उसने यानी क्या किया? जनसंख्या के संबंध पर एक निबंध नामक पुस्तक लिखी और उसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले माल्थस आते हैं और वो जनसंख्या का सिद्धांत देते हैं। और जनसंख्या का जब वो सिद्धांत देते हैं तो वो सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित था। उसमें ये बताया गया कि व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति है वह और व्यक्ति की जो आय है उसमें सकारात्मक संबंध होता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी व्यक्ति क्या करेगा? यानी कि जनसंख्या को बढ़ाएगा। तो पहला यानी कि ये है, यानी कि जन्म दर और इनकम में सकारात्मक संबंध हो गया। दूसरी इनकी मान्यता ये थी कि व्यक्ति को खाने के लिए केवल खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता ये लेकर के चल रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसमें ह्रासमान नियम लागू होता है, डिक्रीजिंग लॉ ऑफ प्रोडक्शन। चौथी मान्यता ये लेकर चल रहे हैं कि जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उन खाद्यान्न पदार्थों में जो उत्पादन होता है यानी जो वृद्धि होती है वो किस गति से हो रही है? वह हो रही है अंक गणितीय तरीके से। तो जो अंक गणितीय तरीके से वृद्धि हो रही है, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये यानी कि गणितीय तरीके से इंक्रीजमेंट हो रहा है। जबकि अगर हम यानी कि जनसंख्या की बात करें तो कहते हैं जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय तरीके से हो रही है।
ज्यामितीय तरीके का मतलब है जियोमेट्रिकल प्रोसेस कैसे हो रही है, जनसंख्या में ऐसे वृद्धि हो रही है घातांकीय तरीके से 2, 4, 8, 16, 32 और जनसंख्या 25 वर्ष में जस्ट दोगुनी हो जा रही है और खाद्य पदार्थ 25 वर्ष में आधे हो जा रहे हैं। तो देश में क्या हो रहा है, भुखमरी आ जा रही है, बेरोजगारी फैल जा रही है और इस तरीके से यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें ये पूछा जाता है माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या किस गति से बढ़ती है और खाद्य पदार्थ किस गति से बढ़ते हैं। तो जनसंख्या ज्यामितीय तरीके से बढ़ेगी और खाद्य पदार्थ कैसे बढ़ेंगे, अंक गणितीय तरीके से बढ़ेंगे। अब माल्थस ने जनसंख्या को रोकने के लिए यानी उपाय बताए हैं कि माल्थस ने कहा अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो एक समस्या उत्पन्न करेगी, इसलिए जनसंख्या को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए माल्थस ने उपाय बताए। क्या उपाय बताए, माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को यानी रोकना चाहिए, तो अगर हम रोक देंगे तो समस्या हल हो जाएगी। तो कैसे रोकना चाहिए, तो या तो प्रकृति जनसंख्या को रोके, तो जब प्रकृति जनसंख्या को रोकेगी तो इससे कहा गया पॉजिटिव चेक। ठीक है, पॉजिटिव चेक क्या है, इसका मतलब है प्रकृति जब जनसंख्या को रोकेगी तो विभिन्न प्रकार के नियंत्रण के उपाय लगाएगी, जैसे बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है या सूखा पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि जब लोगों की यानी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। दूसरा है यानी निवारक प्रतिबंध। निवारक का मतलब है यानी कि व्यक्ति स्वयं क्या करे, जनसंख्या को नियंत्रित करे। तो दो प्रकार के उपाय माल्थस ने बताए हैं, एक पॉजिटिव चेक और दूसरा है प्रिवेंटिव चेक। यानी कि प्रिवेंटिव चेक का मतलब है कि व्यक्ति स्वयं जनसंख्या को रोके, मतलब व्यक्ति यानी कि देर से शादी विवाह करे, ठीक है, और व्यक्ति ब्रह्मचर्य का क्या करे, पालन करे। इस तरीके से व्यक्ति क्या करे, यानी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है। माल्थस यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने वर्तमान में जो आर्टिफिशियल टूल्स हैं उनकी बात नहीं किया है। तो ये माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। तो माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका जो नाम है वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत आया, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। तो अनुकूलतम जो जनसंख्या है उस अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हेनरी सिजविक, तो हेनरी सिजविक ने किया। इसके साथ साथ डाल्टन का भी नाम फेमस है, इन्होंने भी सहयोग प्रदान किया। तो ये लोग बताते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वह पॉपुलेशन होती है जब किसी भी देश में जो संसाधन है वो इतने यानी उनका जो जनसंख्या है वो इतनी होनी चाहिए कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूज कर ले। यानी संसाधन कम नहीं होने चाहिए, ना तो इतनी अधिक जनसंख्या और ना ही इतनी कम, बल्कि उतनी जनसंख्या होनी चाहिए कि वो संसाधनों का उपयोग कर ले और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। वही क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाई एक्सेस है, और यहाँ पर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ पर जब हम पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रति व्यक्ति आय यानी आय का स्तर बढ़ेगा और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम चलेंगे तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। ग्राफ देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर यानी कि ये वाला पॉइंट हमने डिनोट कर लिया, ये हमारा पॉइंट हो गया अनुकूलतम जनसंख्या वाला। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब ये है, यहाँ से जनसंख्या है अंडर पॉपुलेशन है, बढ़ रही है, मतलब ये निम्न जनसंख्या है।
निम्न जनसंख्या का मतलब है यानी कि उस देश में अभी जनसंख्या कम है, बढ़ना चाहिए, संसाधनों का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की इनकम का ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस वाले बिंदु तक आकर के यानी मान लेते हैं ये M पॉइंट है, ठीक है, और ये O पॉइंट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इस बिंदु पर आकर के जनसंख्या को रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि संसाधनों का पूरा यूटिलाइजेशन हो गया। अगर अब इससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, यानी कि अधिक जनसंख्या होगी, यानी ओवर पॉपुलेशन होगी। और जब ये जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये डाल्टन कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन पर हेड इनकम इज मैक्सिमम, यानी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या होती है, अधिकतम होती है। प्रत्येक प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल इनकम है यानी कि जो टोटल हमारी आय है उसमें जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर हेड इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये है अनुकूलतम जनसंख्या। अगर जनसंख्या अधिक हो गई है तो कम करना होगा और कम है तो जनसंख्या को बढ़ाना होगा। तो ये हेनरी सिजविक का ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम शब्द यानी कि किसने यूज किया था, डाल्टन ने इसके लिए ऑप्टिमम शब्द यूज किया, कैनन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये ऑप्टिमम शब्द यूज किया था, जबकि इस सिद्धांत को हेनरी सिजविक और डाल्टन ने मिलकर के दिया था। डाल्टन ने ये कहा था अनुकूलतम जनसंख्या वह है जहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे। तो ये आपके जनसंख्या के सिद्धांत है और यहाँ पर जनसंख्या की समस्या है। तो अब देखिए जनसंख्या की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। भारत की बात किया जाए तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जो नियम और कानून बनाने के लिए जो यानी प्रावधान किया गया वो समवर्ती सूची में किया गया। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है, वो किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और इसके लिए क्या किया गया, यानी जिस सिंबल का यूज किया गया वो उल्टा लाल कलर का त्रिभुज होता है, यानी ये परिवार नियोजन का सिंबल है। और इसे किसने दिया है, इस सिंबल को फ्रैंक विल्डर ने दिया था, ठीक। तो ये फ्रैंक विल्डर ने ये सिंबल दिया है और ये समवर्ती सूची का विषय है और इस तरीके का सिंबल है। और भारत में परिवार नियोजन की अगर बात करेंगे तो 1952 में आधिकारिक रूप से भारत ने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट जनगणना पर चलेंगे, तो जनगणना वाले टॉपिक पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जनसंख्या का सिद्धांत, अब इसके बाद जनगणना, ठीक। ओके, थैंक यू दोस्त।